दे सकें। तो ये तो बात थी जनाब कोरोना की, क्योंकि तीसरे फेज के हवाले से जो के विजय राघवन है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू सेंटर, उनकी बात सामने आई है और उस आने के बाद वायरस पर तरह तरह की चिमेगोइयां शुरू हो गई हैं। बात जब वायरस की हो रही है, बात जम्मू कश्मीर की भी आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। अस्पतालों के अंदर एहतजाजी मजाहिरे भी देखने को मिल रहे हैं और वैक्सीन मरकजों के बाहर लंबी लंबी कतारें भी हैं। कहीं पर वैक्सीन तो कहीं पर एंटीजन किट के न होने की भी खबर सामने आ रही है, जिस बीच लगातार अब इंतजामिया के वादों पर सवाल उठाया जा रहा है। बेड्स की फराहमी हो या ऑक्सीजन सप्लाई हो, हर तरफ से सवाल ग्राउंड जीरो से उठ रहे हैं। और ये क्या कुछ सवाल है, एक एक करके हर एक सवाल से हम पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले चलते हैं अमजद खान श्रीनगर, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सवाल जब श्रीनगर का है तो एक नया ट्रेंड पिछले कई दिनों से हम श्रीनगर के अंदर देख रहे हैं कि लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, उस मरकज तक जा रहे हैं जहां पर टेस्टिंग हो रही है। पहले यह था कि लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाता था, नहीं आते थे। अब लोग बाहर आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन यह बाहर आना भी एक बड़ा दर्द-ए-सर, एक नई चुनौती इस वक्त इंतजामिया के सामने है। सरकार ने वेव 3 की तैयारी कर ली है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, प्रिसाइसली श्रीनगर की, तो ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार ने वेव 2 में ही घुटने टेक दिए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें, प्रिसाइसली श्रीनगर की, लगातार जो लोग हैं अब वो बाहर आ रहे हैं, घरों से छोटा सिम्टम दिखते ही टेस्टिंग फैसिलिटी के पास पहुंच रहे हैं। श्रीनगर की सबसे बड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी टीआरसी की अगर हम बात करें, बीते 48 घंटे से हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर पिछले दिन में हमने देखा हो कि 200 लोग टेस्टिंग के लिए आए हैं, तो आज के दिन में वो नंबर डबल हो जाता है, यानी आज के दिन में लोग 400 आ जाते हैं। और लगातार पिछले एक महीने से ऐसे ही हर रोज ये नंबर जो है ये दुगना होता जा रहा है और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कई सारे और भी टेस्टिंग सेंटर्स हैं श्रीनगर में, जैसे आप एसएमएचएस का टेस्टिंग सेंटर रख लें, स्किम्स का रख लें, जेबीसी बिमला का रख लें, जेएलएनएम हॉस्पिटल का रख लें, आप सीडी हॉस्पिटल का रख लें। लगातार जो टेस्टिंग है वो कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लोगों के विजिट्स जो है टेस्टिंग सेंटर पे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब घुटने सरकार कहाँ पे टेक रही है, ये देखने वाली बात है कि एक ही सेंटर पे महज 2 लोग होते हैं जो स्वैब सैंपल करते हैं और टेस्ट करवाने वाले 200 से 400 लोग मौजूद होते हैं। लोग आते हैं जो सुबह 8 बजे लिस्ट में अपना टेस्टिंग के लिए नाम लिखवाते हैं और 12 से 1 बजे यानी करीब 4, साढ़े 4, 5 घंटे के बाद नंबर आता है बंदे का टेस्ट करवाने के लिए। और वो 4 से 5 घंटे उन्हें महज लाइन में खड़े रहना पड़ता है, 400 लोगों की भीड़ के बीच रहना पड़ता है, जहां पर पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं, नेगेटिव पेशेंट्स भी हैं। अब इसमें सेग्रीगेशन का बहुत ज्यादा मसला है सरकार के लिए कि वो किस तरह से डिफरेंशिएट करे कि पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है, जब तक आरटीपीसीआर आपको या फिर रैपिड टेस्ट आपको उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट ना देखा हो। लेकिन सवाल ये है कि जितनी देर तक हम वहां से टेस्ट ऑब्टेन कर लेते हैं, क्या गारंटी है इस चीज की कि अगर मैं वहां से नेगेटिव टेस्ट लेके घर चले जाऊं, मैं वहां से अपने साथ वायरस न लेके गया हूं। और ऐसी ही भीड़ हम लोगों ने लगातार वैक्सीन सेंटर्स के बाहर भी देखी है। वैक्सीन सेंटर्स पे हम जाएं, सरकार के दावे हैं कि हर जगह पे वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन जितने भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, जो रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने 10 सेंटर्स के नाम लिए थे, उनमें से कई सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर लगातार लोग जा रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। आप 18 से 45 की बात करें या फिर आप 45 से ऊपर की उम्र के लोगों की बात करें, दोनों ही सेंटर्स पे लोग मौजूद हैं, लोग जाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। लोगों से महज वादा किया जाता है कि आप आज नाम लिखवा कर जाइए, आप कल आ जाइए, आपका वैक्सीन होगा। जब कल लोग चले जाते हैं तो कहते हैं चलिए हमने आज भी आपका नाम लिखा है, अब आप अगले दिन आ जाइए, अब कल आपका वैक्सीन होगा। तो ये बुनियादी वजह क्या वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है या वैक्सीन लगाने के मरकज कम है, क्या कुछ बुनियादी वजह आपको समझ आ रही है? देखिए, दोनों ही वजह सामने। पहली वजह यह है कि वैक्सीनेशन की भी कमी है और दूसरी वजह यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की भी कमी है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर हम लोग श्रीनगर की बात करें, जैसे हमने टेस्टिंग की बात की, टीआरसी का इकलौता इलाका ऐसा है जहां पर टेस्टिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो टीआरसी इलाके के सराउंडिंग वाले एरियाज हैं, 5 कम से कम ऐसे बड़े रिहायशी इलाके आते हैं। डलगेट की बात कर लीजिए, सुनवार की बात कर लीजिए, ब्रॉडवे पटवारा की बात कर लीजिए, जहांगीर चौक तक से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं टेस्टिंग करवाने के लिए। एक सिंगल टेस्टिंग फैसिलिटी है। उसके बाद ऐसी ही हालात वैक्सीनेशन सेंटर्स की हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स को देखें तो एक वैक्सीनेशन सेंटर डेजिग्नेट किया गया है कई सारे इलाकों के लिए, जहां पर लोग तो हजारों की तादाद में है, लेकिन वैक्सीन और वैक्सीन लगाने वाले महज 100 या 50 की तादाद में होते हैं। कुछ दिन पहले जब मैसिव एक बड़ी ड्राइव शुरू की गई थी, 1 मई से कहा गया था कि श्रीनगर के अंदर बड़ा ड्राइव शुरू किया जाएगा वैक्सीनेशन का, उसकी के पहले ही दिन
2 मई को भी हमने देखा कि नदीपुरा के एक सबसे बड़े सब सेंटर में जहां पर वैक्सीनेशन होने का दावा किया जा रहा था, महज 50 से 200 के बीच में डोजेस लगाए गए थे, जबकि लोग 2000 के आसपास वहां पर रजिस्टर खुद को। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर ही चल रहा हूं क्योंकि श्रीनगर से हमारे पास श्रीनगर ब्यूरो हेड हिलाल हांजूरी ने भी ज्वाइन किया है। हिलाल, अमजद बता रहे थे कि जनाब टेस्टिंग की फैसिलिटी पर भी सवाल है और फिर हमारी वैक्सीन पर तो सवाल है ही, अभी उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन अस्पतालों का क्या हाल है जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस है मरकज का, रियासत का, सिविल सोसाइटी का? क्या अस्पताल को थोड़ी बहुत राहत है, रश कम हो रहा है अस्पतालों की ओर? देखिए, पहले की प्रशासन जो है काफी बड़े दावे करते हैं, वैक्सीन हो, जैसा कि हम कह रहे थे कि आप टेस्टिंग, हालांकि मैंने 2 दिन पहले बोला था कि रैपिड टेस्ट जो है उस हवाले से उसकी यहाँ खत्म हो गई है, उसकी भी कमी जो है यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अहम बात, जब हॉस्पिटल काम करते हैं तो वहाँ आज जेबीसी को हॉस्पिटल भी है, एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक पोस्टर चस्पा किया गया जिसमें लिखा गया कि अब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन वाला बेड अवेलेबल नहीं है। यानी जो वहां पर आने वाले लोग हैं उन्हें साफ साफ ये कहा जाता है कि जनाब अब यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। इसी तरह का हाल श्रीनगर के एसएमएचएस का भी है, सिकिम्स का भी है, चर्चिज हॉस्पिटल का भी है, क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटी की भी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, क्योंकि अब्रप्टली ये जो स्पाइक हुआ है, लेकिन उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी, वो तैयारी कहीं नहीं नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वर्बली उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने पेशेंट्स को यहाँ रेफर मत करो, बल्कि अपने ही सेंटर पर, सब सेंटर पे उन्हें ट्रीट करो। यानी आप इन टर्म्स की समझ सकते हैं कि जो शहर के बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, वहां पर आप पेशेंट्स को एकोमोडेट करने का जो सिस्टम था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई है, वहां अब वो जगह ही नहीं रही। अच्छा, मैं ये ऐसे भी समझूं कि श्रीनगर के अंदर अस्पतालों के अंदर कैपेसिटी फुल है जी, क्योंकि बहुत रश जा रहा है, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से वहां पर ऑक्सीजन और 10 तरह की फैसिलिटियां प्रोवाइड की गई, इसलिए श्रीनगर वाले कह रहे हैं कि जनाब श्रीनगर की ओर ना भेजिए, आप अपने इलाकों में ही उनको कैटर कीजिए, वहां पर देखभाल कीजिए इनकी। नहीं, ये बिल्कुल भी इस नजर से हम इसको नहीं देखते हैं, बल्कि जब कोई भी केस रेफर हो जाता है, मान लीजिए किसी को एसएमएचएस भेज दिया गया है या जेएलएनएम भेज दिया गया है या सिकिम्स भेज दिया गया है, तो वहां पर क्या होता है, जो उनकी अपनी कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है, और उसके बाद अगर वहां पर वो इधर उधर करके किसी पेशेंट को या 10 पेशेंट को वहां पर एकोमोडेट करते भी हैं, तो वो डॉक्टरों पर दबाव पड़ता है, और उसके बाद क्या है कि जो ट्रीटमेंट एक पेशेंट को मिलना चाहे वो उसको सही तरीके से नहीं मिलता है, और जब पेशेंट को ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिलता है तो हर कोई डॉक्टर का गिरेबान पकड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन का गिरेबान पकड़ता है। तो हर किसी हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां का जिम्मेदार है, वो नहीं चाहता है कि उनका कोई गिरेबान पकड़े इस खतरनाक और क्रिटिकल सिचुएशन में, और यही वजह है कि वो इस तरह के पेशेंट लेने में उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप उन्हें अपनी जगह पर ही रख दो। लेकिन जब हम ये करते हैं तो उससे क्या होता है, हालात अब धीरे धीरे काफी क्रिटिकल होने जा रहे हैं, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी वो कैपेसिटी नहीं है, वो गुंजाइश नहीं है, न ऑक्सीजन की, न डॉक्टर। ठीक है जी, फटाफट से हिलाल ये भी बताइएगा, खबर ये भी है कि जितने भी हमारे अस्पताल हैं, चाहे जम्मू प्रोविंस के हो या कश्मीर प्रोविंस के हो, रूटीन सर्जरियां बंद कर दी गई हैं, और सिर्फ अब वो सर्जरियां होंगी जो ऑन टॉप प्रायोरिटी लेनी हो, यानी जिसमें बहुत ज्यादा मजबूरी हो, उसी सर्जरी को लिया जाएगा। इसी तरीके का ऑर्डर इससे पहले 1 साल हुआ था, बाद में हालात थोड़े से ठीक हुए तो सर्जरियों को रूटीन में किया गया था। एक बार फिर ऑर्डर आना, क्या ये टेक्निकली फिट ऑर्डर माना जाएगा आज के दिन में? क्योंकि सिर्फ कोविड नहीं है, और भी परेशानियां हैं, तो उन बीमारों को क्या घर पर ही रखा जाएगा और अल्लाह के हवाले रखा जाएगा, क्योंकि अब सिस्टम अगर इस तरीके का बन रहा है? देखिए, गवर्नमेंट पहले ही कह चुका हूं कि जो सरकार को ब्रीथिंग पीरियड मिला था, कुछ एक्सपर्ट ने कहा था पहले कि दूसरी वेव बहुत खतरनाक होगी, जो सरकार को एक मौका मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, नए हॉस्पिटल शामिल करने का, वार्फुटिंग बेस पे, जैसे कल बड़गाम में कहा गया कि इस तरह का हॉस्पिटल 1 महीने के अंदर अंदर ही तैयार होना चाहिए, वो एक पीरियड सरकार को मिला था, लेकिन सरकार ने उस पीरियड का फायदा नहीं उठाया, और उस दौरान जो एक्सरसाइज करना था वो नहीं किया। नतीजा ये है कि अब कोविड के सिवा जो बाकी सर्जरीज है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, सरकार आज के दौरान यही कहती है कि जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर सिर्फ इमरजेंसी केसेस को एडमिट किया जाएगा, और इमरजेंसी बेसिस पे जो सर्जरीज करनी होंगी वो की जा सकती हैं। और दूसरी जानिब इसका दबाव जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी कम से कम कर सकते हैं, लेकिन जो एक आम गरीब होगा वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। आप स्टैंड बाय रहिएगा, जरा जम्मू के कुछ तस्वीरें चलाइएगा, फुल स्क्रीन पर जरा जम्मू की वीडियो चलवाइएगा, ताकि जम्मू के अंदर जीएमसी के बाहर हंगामा क्यों है,
और जम्मू जीएमसी, चलिए ये तस्वीरें जी आ रही है, चलिए पहले इनको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा क्या कुछ कहा जा रहा है। ये सुबह की पहली लाश गई है जी। हाजी मेरा पहले किया और मैं लेके जाऊंगा, इनके लिए डेड बॉडी है वो, लेकिन मेरा वो फादर है, मेरे पेरेंट है वो, उसके लिए या तो मैं किसी को मार दूंगा तो या मर जाऊंगा। सरकार को एक बार दिखाऊंगा, खाली सरकार बनने से बनाती ही जाती है। बीमारी हर बंदे को, 4 साल से टीवी थी उनको, 4 साल से वो टीवी की दवाई खा रहे थे, मेरे पास रहते थे, खांसते थे, बलगम थी, सब कुछ था, तब किसी को सिम्टम नहीं हुआ। आज उनकी डेथ होगी, आज उनको प्रॉब्लम हो गई, हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार मैंने उनके फोन नंबर चलिए जी, अनिल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू से भी। अनिल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें क्या कुछ है, क्यों आज हंगामा देखने को मिला जीएमसी के अंदर? गौहर जी, मैं साफ तौर पर जाहिर जरूर करना चाहूंगा, जिस तरह से मैं सुबह ही आपसे बातचीत कर रहा था, वहीं पर दोपहर होते हैं एक मामला साफ तौर पर नजर आना शुरू हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जम्मू जीएमसी में जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो वो साफ तौर पर जाहिर करती हुई नजर आती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी प्रकार की किल्लत देखने को नहीं मिल रही है। चाहे वो एडवाइजर हो, भटनागर साहब हो एडवाइजर, अगर हम बात करें तो लगातार, चाहे वो डिपकॉम हो, वो भी साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की जो है ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, रेमडेसिविर हो, वैक्सीनेशन हो, किसी भी प्रकार की किल्लत देखने को नहीं मिल रही है। मगर आम जनता के लिए जब सहूलियत नहीं है तो फिर वो ऑक्सीजन, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो अन्य फैसिलिटीज हो, तो आम जनता तक मुहैया नहीं होंगी, तो फिर वो किसके लिए मुहैया होंगे? वो क्या वीवीआईपी के लिए रखी हुई है? मगर वहीं पर साफ तौर पर जाहिर होता हुआ जिस तरह से आज एक बेटे ने अपने बाप को खोया, और साफ तौर पर जिस तरह से तस्वीरों में मैंने गुस्सा जो है देखा है, वो ग्राउंड रियलिटी पे मैंने खुद जाकर देखा, और साफ तौर पर जाहिर किस तरह से होता हुआ नजर जो है हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश की है। वहीं पर आज जम्मू जीएमसी के अंदर जो मात्र एक हम बात करें तो 22 साल की एक छोटी सी लड़की जो है उसकी भी मृत्यु हुई है। एक बाप ने अपनी बेटी को भी खोया है, और लगातार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जम्मू जीएमसी के अंदर जो है काफी बड़ी नाकामियां जो है साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अनिल ये भी जरा जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर यह कहा जा रहा है कि देखिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हमने जी ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बना दिया है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जो घर में है उसके लिए भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा, अस्पतालों के अंदर भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हंगामा है, इसे कैसे हम देखें? जी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्या पहले कोरोना वायरस का दूसरा संक्रमण जो है, दूसरी वेव लहर जो है काफी घातक सिद्ध हो गई? वहीं पर प्रशासन को जो है पहले से जो है वॉर रूम बनाना चाहिए था, पहले से ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए थे। वहीं पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मात्र एक रिफिल टैंक है, अभी तक जो है यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो है जम्मू जीएमसी के अंदर जो है वो नहीं लगाया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामियां जो है साफ तौर पर नजर आती हुई नजर आ रही है। पिछले 1 साल बीत चुका है, क्या 1 साल के अंदर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वो टेंडर नहीं दिया गया? क्या आम जनता के लिए कोई सहूलियत नहीं है? आम जनता के लिए सेवा में नहीं होना चाहिए था? कल बीती रात भी अगर मैंने जिस तरह से आपको एक मामला बताया कि बेड को लेकर, एक वेंटिलेटर को लेकर जो है बेटा दरबदर होता हुआ नजर आया है, वहीं पर आज जम्मू सुबह होते होते भी इस तरह के जो है 2 से 3 मामले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है देखने को मिल गए हैं। वहीं जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग के अंदर इस तरह के मामले जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और मगर प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि हम काम करती हुई नजर आ रही है, जम्मू में किसी प्रकार की किल्लत नहीं है। अगर किसी प्रकार की किल्लत नहीं है तो फिर आम जनता तक वो सहूलियत क्यों नहीं पहुंचती हुई? चलिए, बहुत शुक्रिया जैनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, यह बताने के लिए कि सरकार फिगर तो दे रही है, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके का पेंडेमिक तूफान मचा हुआ है उसमें अभी बड़ी चीजें और करने की जरूरत है। ये और